अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स भी इसको हम कह सकते हैं, या मस्करीनिक एगोनिस्ट। पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स मतलब ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स है। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि क्रेनियोसैक्रल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है। इसका जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरोफाइबर्स है वो लॉन्ग है, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरोफाइबर इसका शॉर्ट होता है। ठीक है। प्री गैंग्लियनिक न्यूरो टर्मिनल पे जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो है एसिटाइलकोलिन, जबकि पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरो टर्मिनल पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। इधर जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो जाते हैं तो ये पे पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरो को स्टिमुलेट करता है। रिजल्टेंटली यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। अच्छा, एसिटाइलकोलिन जो है इट इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन देयर इज़ वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन ये है कि सिम्पथेटिक डिवीजन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स की जो सिम्पथेटिक डिवीजन है वहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ होता है वो भी एसिटाइलकोलिन ही यूज़ होता है। एसिटाइलकोलिन और कहाँ कहाँ यूज़ होता है तो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। बहुत सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन की जो ऑटोनॉमिक गैंग्लिया है इधर एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है। ख्वाह ये न्यूरोफाइबर सिंपैथेटिक डिवीजन से आ रहा हो प्री गैंग्लियन या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन से, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा वो एसिटाइलकोलिन होगा। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे भी इधर पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की न्यूरोफाइबर होता है उधर भी एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है, जबकि रीनल मेडुला तक जो फाइबर्स जाती हैं उधर भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है। अब आते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन की तरफ। तो न्यूरो ट्रांसमिशन किस तरह होती है? इट इज़ ए 5 स्टेप प्रोसेस। नंबर 1 स्टेप है सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो सिंथेसिस और स्टोरेज कैसी होती है? एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में जो कोलिन होता है वो कोलिन सोडियम कोलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल में अंदर आ जाते हैं। कोलिन और सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आता है। कोलिन अंदर आके एसिटाइल को एंजाइम ए के साथ कंबाइन होता है। ये एसिटाइल को ए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है। अच्छा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज कंबाइन होते हैं और एसिटाइलकोलिन बनाते हैं। अच्छा, एसिटाइलकोलिन जो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफेरेज की प्रेजेंस में बन जाता है तो वो वेजिकल के अंदर चला जाता है। तो वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर VAT जिसको हम बोलते हैं, VAT के थ्रू ये वेजिकल के अंदर चला जाता है। अब एसिटाइलकोलिन को वेजिकल के अंदर जाने से रोकने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो है बेजामिकोल। बेजामिकोल अगर हम दे दें तो ये एसिटाइलकोलिन के की स्टोरेज को रोक देता है वेजिकल में, और नतीजतन पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की रिस्पांस को कम करता है। अच्छा, वेजिकल एसोसिएट ट्रांसपोर्टर में जब ये स्टोर हो जाता है तो दूसरा स्टेप है हमारे पास, वो रिलीज़ है। मतलब रिलीज़ किस तरह होती है? तो रिलीज़ वो एक्शन पोटेंशियल जब आ जाता है तो कैल्शियम चैनल इधर ओपन हो जाते हैं। रिजल्टेंटली कैल्शियम अंदर चला जाता है, जिस कैल्शियम की जो एंट्री होती है इधर, ये फ्यूजन को प्रमोट करता है। वेजिकल एसोसिएटेड ट्रांसपोर्टर जो कि वेजिकल है और जो मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरो टर्मिनल है, इधर जो मेम्ब्रेन है इन दोनों के दरमियान ये फ्यूजन को प्रोमोट करता है। दूसरी जो मैकेनिज़्म जो इन्वॉल्व है इस फ्यूजन को प्रोमोट करने के लिए वो है इंटरेक्शन बिटवीन स्नेयर प्रोटीन। ये वाला स्टेप है रिलीज़। तो एक तो कैल्शियम की एंट्री, जब एक्शन पोटेंशियल आ जाता है तो कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम की एंट्री हो जाती है इनटू द सेल, जो कि फ्यूजन को प्रमोट करता है। और दूसरी जो है वो इंटरेक्शन बिटवीन स्नेयर प्रोटीन्स। स्नेयर प्रोटीन्स जो है 2 टाइप्स के हैं। वी स्नेयर प्रोटीन्स हैं जो कि वेजिकल के साथ एसोसिएटेड है। वेजिकल एसोसिएटेड स्नेयर प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल वेम्प्स और साइनेप्टोब्रिवीन, जिसमें वेजिकल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स और साइनेप्टोब्रिवीन आता है। जबकि टी स्नेयर प्रोटीन जो है टर्मिनल के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल सेंटॉक्सिन। तो इन प्रोटीन्स वेजिकल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स और सेंटॉक्सिन एक्सेट्रा के दरमियान इंटरेक्शन हो जाती है जो फ्यूजन को प्रमोट करती है। नतीजतन वेजिकल टर्मिनल के साथ बाइंड हो जाता है और एसिटाइलकोलिन या जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ कर देता है। अच्छा, इस फ्यूजन को फर्दर इन्हांस करने के लिए जो चीज़ है वो है स्पाइडर विनम्स। स्पाइडर विनम्स इस फ्यूजन को फर्दर स्टिमुलेट करता है और रिजल्टेंटली फर्दर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करने का बायस बनता है, जबकि बॉटुलिनम टॉक्सिन्स जो है फ्यूजन को इनहिबिट करता है। तो
ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की जो एक्शन है उसको डिक्रीज़ कर देता है, जबकि स्पाइडर वीनम इसको फर्दर इन्हेंस कर देता है। अच्छा, एसिटाइलकोलिन जब साइनेप्टिक वेसिकल्स में आ जाता है तो स्टेप नंबर 3 की तरफ जाते हैं। इधर जब ये साइनेप्टिक स्पेस में आ जाते हैं तो इधर ये जाके रिसेप्टर पे बाइंड करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पांस इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। बायोलॉजिकल इंट्रासेलुलर रिस्पांस हम कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनिशिएशन ऑफ न्यूरो इम्पल्स ये क्रिएट कर सकता है, या एक एंजाइम्स को, डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है। और चौथा स्टेप जो है वो डिग्रेडेशन बाय एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। इधर जो कि है इधर इस साइनेप्टिक स्पेस में एसिटाइलकोलिन एस्टरेज हाई क्वांटिटी में मौजूद होता है, जो कि डायरेक्टली एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है इनटू कोलिन एंड एसीटेट। ये जो एसिटाइलकोलिन इधर रिलीज़ हो जाता है, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम इधर साइनेप्टिक स्पेस में प्रेजेंट होता है, जो कि एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है इनटू कोलिन प्लस एसीटेट। कोलिन की फिर जाके रीअपटेक होती है और ये एक रिसाइकल प्रोसेस हो जाता है। सो दिस इज़ ए 5 स्टेप प्रोसेस। आई होप यू गॉट सम आइडिया। बोtulinum टॉक्सिन की इधर मैंने नोट की है, इट इंटरेक्ट्स विद वेसिकल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स बाय अल्टरिंग इट एंजाइमेटिकली। वेसिकल एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स जो है वेसिकल के साथ जो अटैच्ड प्रोटीन है उसको एंजाइमेटिकली चेंज कर देता है, तो वो फ्यूजन के काबिल नहीं रहते। इधर मैंने एक नोट लिखा है, most cholinergic synapses are readily supplied with acetylcholine steroid. That's why half-life of acetylcholine in the synapse is very short. एसिटाइलकोलिन की जो हाफ लाइफ है वो बहुत शार्ट है। वो क्यों शार्ट है? क्योंकि इधर हाई क्वांटिटी में एसिटाइलकोलिन स्टेरेज प्रेजेंट होता है, जो कि एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड कर देता है। नाउ कमिंग टुवर्ड कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स, जो कि ड्रग्स पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में यूज़ होती हैं। कोलिनोमाइमेटिक्स जो कि या कोलिनर्जिक ड्रग्स टू टाइप्स में हमने डिवाइड की है। एक है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट जो कि डायरेक्टली एक्टिंग है वो डायरेक्टली जाके रिसेप्टर पे एक्ट कर देता है। डायरेक्ट एक्टिंग को हमने फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है मस्करीनिक एगोनिस्ट, एक है निकोटिनिक एगोनिस्ट। मस्करीनिक एगोनिस्ट में हमारे पास टू टाइप्स है, जो कि एक है कोलिन एस्टर्स ईस्टर्स और एक है अल्कलाइड्स। कोलिन ईस्टर्स में आता है एसिटाइल कोलिन, बीटानिकोल, कार्बोकोल और मीथानिकोल। ABCM के ABCM से एक निमोनिक्स आप जहन में रख सकते हैं, एसिटाइल कोलिन, बीटानिकोल, कार्बोकोल और मीथानिकोल। अल्कलाइड्स में आते हैं पाइलोकार्पिन, मस्करीन, लोबिलिन और निकोटीन। PMLN से आप इसको नोट कर सकते हैं। आते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट की तरफ। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। शॉर्ट एक्टिंग ऑन द बेस ऑफ इट्स ड्यूरेशन, इनको डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स है ये सारे के सारे नॉन सेलेक्टिव हैं, किसी एक ख़ास एक जगह पे एक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कह सकते जाके सिर्फ रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी एक्ट कर सकते हैं, मस्करीनिक रिसेप्टर पे भी एक्ट कर सकते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को भी इनहिबिट कर सकते हैं, रिवर्सिबली इनहिबिट कर सकते हैं, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर सकते हैं। और इसी तरह ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज की डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का एक्शन ज़्यादा होगा। तो शॉर्ट एक्टिंग की तरफ आते हैं। शॉर्ट एक्टिंग में जो ड्रग हमारे मौजूद है वो है एड्रोपोनियम। एड्रोपोनियम की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 to 20 मिनट्स है, जो कि जबकि ये डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में ये यूज़ होती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स जो है इसमें आता है पाइसोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन, नियोस्टिगमीन और कार्बारिल। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंटरमीडिएट होता है, 2 to 3 आवर्स होता है। ये रिवर्सिबली एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को इनएक्टिवेट कर देता है, और जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन डिग्रेड नहीं होता, और नतीजतन रिसेप्टर्स पे एक्ट करने के लिए एसिटाइलकोलिन ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, और रिजल्टेंटली एक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है सिंपल पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की। लॉन्ग एक्टिंग में जो ड्रग्स आती हैं वो ज़्यादातर आर्गेनोफॉस्फेट्स है, जिसमें पैराथायान, मेलाथायान, सेरीन और ट्यूबिन आता है। तो दीज फोर ड्रग्स आर लॉन्ग एक्टिंग आर्गेनोफॉस्फेट्स। इसकी एक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल एक्शन होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है इसकी। और ये ड्रग्स इंतहाई टॉक्सिक होती है, जो कि पैरालिसिस काज कर सकती है, इंटेंस मियासिस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल काज कर सकती है, जिसकी वजह से इसकी यूज़ इंतहाई रेयर है। अब आते हैं कुछ एसिटाइलकोलिन और पाइलोकार्पिन को डिस्कस करते हैं। कोलिन एस्टर्स में जो ड्रग है वो है एसिटाइलकोलिन। ड्रग जो है ये मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करती, सीनस मेम्ब्रेन को,
एसिटाइलकोलिन जो है ये मेम्ब्रेन की को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। इसकी रैपिड इनएक्टिवेशन होती है बाय एसिटाइलकोलिन स्टेज। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसकी इंतहाई शॉर्ट है 5 to 30 सेकंड्स, जबकि इसका कोई थेराप्यूटिक यूज़ हम नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, क्योंकि बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है। इसके एक्शंस क्या हैं जो कि एंडोजिनसली जब ये रिलीज़ होता है तो हार्ट पे M2 रिसेप्टर पे जब ये एक्ट करता है डिक्रीज हार्ट रेट काज कर सकता है, जिसकी वजह से बीपी डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा ये सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर सकता है, फॉर एग्जांपल सिलेवरी सिक्रीशन हो गई, स्वेट हो गया। ये मोटिलिटी को इन्हेंस करता है, जीआई मोटिलिटी हो गई। इसके अलावा ये मियासिस काज कर सकता है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल है, जिसकी वजह से स्पाज्म ऑफ एकमोडेशन हो सकती है। नज़र एक जगह पे फोकस हो जाता है जिसको हम कहते हैं स्पाज्म ऑफ एकमोडेशन। ब्लड विजन जिसको हम कह सकते हैं। आते हैं पाइलोकार्पिन की तरफ। तो पाइलोकार्पिन जो है ये एसिटाइलकोलिन स्टेरेस के अगेंस्ट स्टेबल है, मतलब ये बहुत आसानी से एसिटाइलकोलिन स्टेरेस को डिग्रेड नहीं करती। ये सेंट्रल सीएनएस में पेनिट्रेट हो जाता है इजीली, और ये रैपिड मेयोसिस काज कर सकता है। M3 रिसेप्टर्स जो होते हैं आइस पे, उस पे जाके एक्ट कर देता है और स्पाज्म ऑफ एकमोडेशन काज कर सकता है। इसके अलावा ये ग्लाकोमा ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, जहाँ पे वो ये इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ कर देता है। और जीरोस्टोमिया जो कि ड्राई माउथ है उसमें यूज़ हो सकता है। इसके अलावा शोगरिन सिंड्रोम जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के सिंपैथेटिक सिस्टम के जो इफ़ेक्ट्स है ज़्यादातर इसमें होते हैं। शोगरिन सिंड्रोम में फॉर एग्जांपल ड्राई माउथ होती है या लेक ऑफ टेयर्स होते हैं। तो इसमें इन सिम्टम्स वाले जिसको हम शोगरिन सिंड्रोम कहते हैं, इस शोगरिन सिंड्रोम में भी ये यूज़ हो सकता है। नाउ इधर एसिटाइलकोलिन स्टेरेस को अगर हम इनके इनहिबिट कर देते हैं तो इसको हम रीएक्टिवेट किस तरह कर सकते हैं। तो रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टेरेस के लिए एक ड्रग यूज़ होती है जिसको हम प्रेलिडाक्सिम कहते हैं। प्रेलिडाक्सिम ड्रग एसिटाइलकोलिन स्टेरेस को रीएक्टिवेट कर सकता है। अच्छा, अगर कोलिनर्जिक कोलिनोमाइमेटिक एपेक्स या पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एपेक्स हमारे ड्रग की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह रिवर्स कर सकते हैं या इसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो मस्करीनिक साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए ज़्यादातर जो ड्रग्स यूज़ होते हैं वो है एट्रोपिन और डायजेपाम। डायजेपाम यूजुअली कन्वल्जेंस जो कि हाई डोजेस ऑफ कोलिनोमाइमेटिक्स की हाई डोजेस की वजह से हो सकती है, इसको हम कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब कोलिनोमाइमेटिक्स की जनरल एक्शंस जो हैं इसको हम किस तरह याद कर सकते हैं। तो इसके लिए एक आम निमोनिक है जो कि यूज़ होती है, डम्बलिस। तो डम्बलिस का ये सारे एक्शंस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो एक्शंस है उसको डिनोट करते हैं। डम्बलिस का मतलब है डी माना डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, लैक्रिमेशन, एक्साइटेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्वेटिंग एंड सेलिवेशन। तो ये सारे एक्शन जो है ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के एक्शन हैं, जिसको जो कि स्टिमुलेशन की वजह से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की स्टिमुलेशन की वजह से ये एक्शंस हो सकते हैं।